सरकार से सवाल पूछें। देखिए, अगर आप बजट डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे और इकोनॉमिक सर्वे को उसके साथ ही पढ़ना ज़रूरी होता है, तो जीडीपी जो है वो लगातार गिरती जा रही है और हिमाचल प्रदेश में जो आंकड़ा आया है वो -6.2 है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ है। बढ़ने के आगे बढ़ने के बजाय हम पीछे जा रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप देखें, जो हमारा बजट का हिस्सा इसमें जाना चाहिए, लोन्स में जाना चाहिए, क्या है वो, उसकी कोई चर्चा नहीं की गई है। डेट क्या है, डेट तो बताना पड़ता है बजट डॉक्यूमेंट में कि आपने कितना लोन ले रखा है, आपका कैसा क्या रिपेमेंट शेड्यूल है, कितना आप इंटरेस्ट में दे रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। और उसकी वजह से क्या है कि जो फिस्कल मैनेजमेंट है, यानी जो पैसों की मैनेजमेंट होती है, वो हिमाचल प्रदेश की टोटली उल्टी दिशा में जा रही है। और ऐसा लगता है कि जब ये सरकार का कार्यकाल ख़त्म होगा तो लगभग 85,000 करोड़ का ऋण हो जाएगा हिमाचल प्रदेश पे, जो कि एक असोचनीय चीज़ है। क्योंकि 50 साल में अगर आप देखें, इस सरकार के आने से पहले लगभग 45,000 का करोड़ का लोन जो है वो था, और अब उसमें 40,000 करोड़ 5 साल में, 40 से 42 या जितना भी वो फिगर एंड में आएगा। दूसरा, बजट में जो फंडिंग है उसका जिक्र ज़रूरी होता है। इन्होंने ये तो कह दिया हम ये खर्च करेंगे, वो पैसा कहाँ से आएगा, कोई एक रुपया भी नहीं बताया। और इस वजह से हमारा इसका विरोध है कि ये हिमाचल प्रदेश के लोगों पे बोझ पड़ेगा। दूसरी बात ये, अगर आप देखें, पहली बार ये हुआ है कि हिमाचल प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जो है वो घट गई है। पर कैपिटा इनकम हिमाचल प्रदेश की हमेशा स्टेडी या बढ़ती रही है, बढ़ी है, कभी कम नहीं हुई है। मगर ये पहली बार हुआ है कि माइनस मतलब नेगेटिव में जाकर के 3.7% तक कम हो गई। नेगेटिव मतलब यही होता है कि ग्रोथ होने के बदले पीछे को चली गई। तो इसका मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। बढ़ती महंगाई, इन्फ्लेशन का जो इंडेक्स है, फूड इंडेक्स होता है, एक जनरल इंडेक्स होता है, दोनों इंडेक्सेस अगर आप देखेंगे तो पिछले साल से लेके पिछले 1.5 साल में इतना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है कि कंज्यूमर आइटम्स बहुत महंगी हो गई हैं। डीजल, पेट्रोल, गैस और पल्सेस, आपके दालें, ये तेल, ये सब, इसकी कीमतें इतनी बढ़ गई हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इनकम घट रही है। तो ये बहुत ही ख़राब जो फिस्कल मैनेजमेंट होती है उसमें ऐसा होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा और लोगों की कमाई घटेगी। तो जब लोगों की कमाई घटेगी, जो चीज़ें हैं, आइटम हैं, वो महंगे होते जाएंगे, तो एक समय आएगा जब लोगों के पास जेब में पैसा नहीं होगा कुछ भी खरीदने के लिए। मैम, टेंडर को लेकर भी आपने सवाल खड़े किए हैं कि एक ही क्षेत्र और एक ही उसमें सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, क्या हो रही है? देखिए, टेंडर को लेकर के कल एक जल शक्ति विभाग को लेकर के कल आदरणीय रमेश धवाला जी, विधायक ज्वालामुखी का एक प्रश्न लगा हुआ था। उस प्रश्न के जवाब में मंत्री जी ने जवाब दिया है कि जल शक्ति, जल जीवन मिशन जो आया है जल शक्ति विभाग के पास, उसमें लगभग जो टेंडर लगे हैं 93,000 करोड़ के लगे हैं। और उस लगभग 93,000 करोड़ में से 18,000 करोड़ के लगभग जो हैं वो सिराज, जो कि माननीय मुख्यमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, और 26,000 से थोड़ा सा ऊपर जो लाख रुपए हैं, उनके टेंडर जो हैं वो धर्मपुर में हुए हैं। तो अगर आप टोटल देखेंगे तो 93,000 लैक्स का जो प्रतिशत है, 47% जो है, 57% जो है वो 2 चुनाव क्षेत्रों में चला गया। तो क्या हिमाचल प्रदेश में बाकी चुनाव क्षेत्र नहीं है क्या? बाकी जगह लोगों को ज़रूरत नहीं है क्या? तो ये और टेंडर प्रोसेस में इसलिए भी थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि जहाँ 26,000 करोड़ के टेंडर लगे, वहाँ पे जो टेंडर लगे वो 18 या 20 हैं, और जहाँ पे सिर्फ मात्र 600-700 रुपये के टेंडर लगे, 760 रुपये के, वहाँ 157 टेंडर हुए हैं। तो क्या क्या प्रक्रिया ये फॉलो कर रहे हैं कि इतने कम पैसों में इतने टेंडर और इतने ज़्यादा पैसों में इतने कम टेंडर? कहीं ना कहीं कुछ इसमें घोटाला नज़र आता है। मैम, घाटे का बजट पेश किया गया है, ऊपर से योजना काफ़ी सारी घोषित कर दी गई है। आपने ये भी कहा कि जो बैकडोर जो टैक्स लिए जाएंगे। नहीं, देखिए, इन्होंने कहा है कि ये टैक्स फ्री बजट है। हाँ जी। टैक्स फ्री बजट स्वागत योग्य होता है, मगर हम इनसे ये मांग कर रहे हैं कि ये इस बात को फ्लोर ऑफ द हाउस पे हमें एश्योर करें, हिमाचल की जनता को ये पूरा आश्वासन दें कि पूरे साल में ये पिछले दरवाजे से रेवेन्यू डेफिसिट इनका जो है उसको पूरा करने के लिए टैक्स नहीं लगाएंगे। बजट में कह दिया टैक्स फ्री है, और उसके बाद महीने के बाद जो है किसी किसी डिपार्टमेंट में कहीं कहीं लगा दिया, कहीं
ट्रांसपोर्ट पे लगा दिया, कहीं पानी पे लगा दिया, कहीं बिजली पे लगा दिया। आजकल बिजली के और पानी के बिल आप देखिए कैसे आ रहे हैं। तो क्या वो टैक्स नहीं है? क्या वो लोगों के ऊपर बोझ नहीं है? तो इस तरह से हमारा कहना है कि सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि उन्होंने जब टैक्स फ्री कहा है तो पूरा साल टैक्स फ्री रहेगा। शगुन योजना भी सरकार ने एक घोषणा की है और लेकिन उसमें जो SC ST के लिए ही वो किया, तो उस पर भी आपने आपत्ति जताई है? नहीं, आपत्ति हमें इस बात की नहीं है। बेटियों को शगन मिले, BPL परिवार की बेटियों को शगन मिले। हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, हम भी अपनी डिस्क्रिशनरी ग्रांट से बच्चों की शादियों के लिए देते हैं। पर हम ये नहीं देखते कि उसकी जात क्या है, उसका वो है। हम ये देखते हैं कि परिवार गरीब है या कभी कोई विधवा आ जाती है जिनके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। वो हो सकता है कि राजपूत हो सकता है ब्राह्मण हो सकता है कि मुसलमान हो सकता है कुछ भी हो सकते हैं। कई बहुत सारी जातियां हैं जो स्वर्ण जातियों में आती हैं। तो ये कहाँ का न्याय है कि उन बेटियों को जो है ये लाभ नहीं मिलेगा? हम कहते हैं कि जब देना है सभी बेटियों को दीजिए, सबको इसमें इंक्लूड कर लीजिए। अभी तो बजट पास नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री ये ला सकते हैं कि चाहे गरीब तो गरीब होता है, गरीब की कोई जात होती है, गरीब का कोई धर्म होता है, गरीब का ना कोई जात होती है ना कोई धर्म होता है। गरीब व्यक्ति के लिए अगर आपको लाभ देना है तो सभी बेटियों को एक बराबर मानिए। वही हम पेंशन की भी बात की थी मैम आपने कि जो 65 साल से ऊपर के पुरुषों को अनदेखा पेंशन हमने महिला विरोधी कानून तो सुने थे, पर ये पहली बार हम पुरुष विरोधी देख रहे हैं। जब ये पहले से ही चला आ रहा है कि पहले 80 साल तक के सभी को विदाउट एनी पेपर वर्क, विदाउट चाहे इनकम कुछ भी हो, 80 साल के ऊपर को पेंशन लगती थी 1000 रुपये की। उसके बाद वो इन्होंने 70 साल कर दिया। अब अगर 65 साल करना है तो सबका कर दे। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। ये कोई नई पेंशन तो लगनी बहुत कम लगनी है, क्योंकि मोस्टली जो लोग लेडीज़ भी जो 60 साल से ऊपर हैं उनको वृद्धा पेंशन लगती है। पर ये वाली पेंशन अगर 1000 रुपये की सभी को लग जाएगी तो ये बहुत बुरी डिस्क्रिमिनेशन। मैं डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ हूँ। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई योजना दी है तो हिमाचल के हर निवासी को उसका लाभ वैसे ही मिलना चाहिए जिसके लिए वो हम ये कह सकते हैं पात्र व्यक्ति है वो। बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है जो मैम ने ये कदम उठाया है। इतनी सस्ती दवाइयों के लिए हम लोग मिडिल क्लास पीपल हैं, हमारे घर में इतने का सर वाइचर नहीं आता जितने की दवाई जाती है। तो मैं भी इसलिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ इतनी सस्ती दवाइयों के लिए। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके थ्रू अगर हॉस्पिटल में ये दवाइयाँ लिखी जाए तो क्या लोग जो है हम लोग और लोग जो है वो ज्यादा सीरियस होकर डॉक्टर लोग अगर लिखे यही दवाइयाँ दें प्लीज हमारी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं, और खासतौर से इस केंद्र की संचालिका जो इसका संचालन करेंगी सुश्री धृताश्री भूपा नरूला जी, और चाइल्ड पंचायत के प्रधान उषा शर्मा जी, महिला मंडल चाइल्ड की प्रधान सुश्री शशि शर्मा जी, और अब उपस्थित सभी वहाँ जो साथी बैठे हैं। मुझे जिस दिन हमारा कार्यक्रम यहाँ शिमला में रिज के मैदान में था, जन औषधि केंद्र के संदर्भ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाभार्थी हैं उनसे बातचीत करनी थी। उस दिन मुझे जानकारी मिली कि ये मैडम धृताश्री भूपा जी जो है वहाँ पर चाइल्ड में अपना एक सेंटर खोलना चाहती हैं, और उसके लिए समय आप मांग रहे थे। और मैं पिछले 2 दिन से उसके बाद वहाँ से यहाँ हिमाचल प्रदेश में था नहीं, बाहर था, मैं दिल्ली था, तो इसलिए वो संभव नहीं हो पाया। कल मुझे संदेश आया कि आप हर हालत में 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए चाह रहे हैं कि हम आपस में बातचीत करते हुए इसकी शुरुआत करें। तो मैं आज इस केंद्र के संचालन के लिए मैडम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बेहतरीन शुरुआत पूरे देश भर में जन औषधि केंद्र खोलने की जो की है, और 7,500 टोटल जन औषधि केंद्र पूरे देश भर में
अभी तक खुल चुके हैं और बहुत बड़ी जो है वो अच्छा एक जो है जिसको कह सकते हैं एक शुरुआत के रूप में लोग उत्साह के साथ ये जन औषधि केंद्र खोल रहे हैं, जहां एक तरफ से इसमें मरीजों को सस्ती दवाई देने की बात आती है, वहां दूसरी तरफ ये हमारे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी उपलब्ध कराने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। दवाई सस्ती मिलती है और सस्ती दवाई में फर्क इतना है कि जो दवाई, जैसे उस दिन यहाँ जो कृष्णा जो शुगर की पेशेंट थी ठेउक से, वो अपनी बात कह रही थी, मुझे 5 और 6 हज़ार रुपये पर मंथ जो है वो खर्च करना पड़ता था, लेकिन जन औषधि केंद्र खुलने के बाद मैं मेडिसिन वहाँ से लेती हूँ और वो 6,000 की मेडिसिन मुझे 800 रुपये में उपलब्ध होती है, 800 रुपये में मिलती है। तो कितना बहुत बड़ा अंतर है। और ऐसी स्थिति में उन्होंने इस बात को भी कहा कि अगर जन औषधि केंद्र नहीं होता तो शायद वो अपना इलाज जो है उन दवाइयों के माध्यम से जारी रख पाती या नहीं रख पाती। और जन औषधि केंद्र में जो बाकी लोग जो लाभार्थी जुड़े थे उनने भी अपनी इस बात को जाहिर किया, अपनी बात को स्पष्ट किया कि हमारे यहाँ पर जन औषधि केंद्र को मोदी शॉप बोलते हैं, मोदी मेडिसिन बोलते हैं, ऐसा करके अलग अलग जगह अलग अलग नामों के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो बहुत सस्ती भी मिलती है और सस्ती के साथ साथ में जहाँ कुछ लोगों ने, एक डॉक्टर ने जिनको उस दिन सम्मानित भी किया कर्नाटका में, वहाँ के हमारे केंद्र के मंत्री सदानंद गौड़ा जी ने, उन्होंने अपने वहाँ पर एक अपने इस जन औषधि केंद्र के माध्यम से बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत बड़ी मदद की और वो रोजगार का भी एक बहुत बड़ा जरिया खुला वो उनके लिए, और उसके साथ सस्ती दवाई देने की एक शुरुआत की और आज बड़ी संख्या में लोग वहां पर उस जन औषधि केंद्र में आकर के वहां से मेडिसिन ले रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि चैल हमारा जो एक पर्यटन का एक बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट वहां पर घूमने के लिए आते हैं, सुंदर जगह है और मैं भी महसूस कर रहा हूं, काफी इसमें से मेरा भी जाना नहीं हुआ, जब से मुख्यमंत्री बना हूं तो वहां चैल जाना नहीं हुआ, कभी बनाएंगे कार्यक्रम वहां का भी। और जैसे यहाँ आपके प्रधान और सारे लोग जो बैठे हैं वो कह रहे हैं कि चैल में ये सुविधा ना होने की वजह से सोलन जाना पड़ता था या शिमला आना पड़ता था जन औषधि केंद्र की मेडिसिन के लिए, और ये सुविधा वहीं पर उपलब्ध हो गई अपने गांव में। तो उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जन औषधि केंद्र जो चैल में खोला गया ये बेहतर ढंग से अपनी सेवाएं लोगों को देगा और उसके साथ साथ में रोजगार की दृष्टि से भी और उसके बाद सेवा की दृष्टि से दोनों चीज़ों को लेकर के धृता श्री भूपा नरूला जो है वो उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप बहुत दूर से हैं और दूर से होने के बावजूद भी आपने ऐसे इस इलाके में आकर के ये सेंटर खोलने का एक निर्णय लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कल फिर यही रख ली सर 4 बजे वो गोरखा बोर्ड वाली मीटिंग। अच्छा। जिंदगी भर मेरा काम मोहम्मद तमीम की जिंदगी पर मेरा काम ऐसे मिशन पिल्ला अरे पिल्ला ने दूसरी उतार दे कोई बाल्टी दूसरा शिकार आराम से पावन काटा माटा हुआ है जल्दी रखा
उठा ले जरूर जा ये रहा रस्सी दो दिन मेरे दो दे दे माथा माथा का अरे कितना बंद हुआ होगा अरे दूसरी हाथ वाली बड़ी हो गैस सही करी तम्मा या पावन में नाड़ बीच में पूरे दे हली पूरे दे नाड़ में पूरे दे दोनों हाथों से पूरे तो कोई दिक्कत ना पकड़ पूरे पकड़ दे पकड़ ले हाथ से पकड़ ले पान पकड़ ले हाथ से नीचे पान पकड़ ले हाथ दोनों हाथ पकड़ ले क्या पकड़ ला दोनों हाथ पकड़ के रख है ना शाबाश शाबाश छोड़ी मत बेटा हली चल बेटा छोड़ा नहीं शाबाश ठंडा चिल्ड पानी हो रहा है अच्छा का बेटा